जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे खान सर का क्लास नोट्स जो कि बायोलॉजी का है। तो चलिए देखते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं, पहला है जूलॉजी एंड बॉटनी। तो हम चलते हैं, देखते हैं जूलॉजी। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, पहला जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु है। बॉटनी के अंदर क्या अध्ययन होता है? इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस है। अब चलते हैं, देखते हैं सेल। सेल क्या होता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में लुवेन हुक ने किया था। लुवेन हुक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। सैलाड एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन की होती है। तंत्रिका तंत्र की होती है जो ब्रेन में होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु होता है। चलिए यहाँ नोट दिया हुआ है, देखते हैं। तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार के विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण में सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। चलिए अब देखते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सेल ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव एवं केंद्रका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। सेल वॉल क्या होता है? कोशिका भित्ति क्या होता है? यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगमय होता है, यानी कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने किया है। यह ऑक्सीश्वसन होता है। यह क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और दूसरा है रफ खुरदरी स्मूथ वाला। देखते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। रफ इस पर राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, 17S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम होता है। तो पहला देखते हैं 17S। यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह 17S पाया जाता है। हम लोगों में 18S पाया जाता है। यह वायरस में पाया जाता है 17S। 18S देखते हैं। 18S यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक होता है।
सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम को तारक काय भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन करते हैं या मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने किया था। अब देखते हैं लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है। यहाँ होगा फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। इसकी खोज डीवे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा में चला जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियर, केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। रसधानी क्या होता है? यह जल को संचित यानी स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। प्लास्टिड क्या होता है? लवक। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिका अंग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है: हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब देखते हैं हरित लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। अवर्णित लवक जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर, मिर्च का जो रंग है लाइकोपेज। गाजर का रंग लाल होता है कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग लाल होता है बीटानून के कारण। फलों का पीला रंग होता है ज़ैंथोफिल के कारण। ये जंतु है, पादप है। अब देखते हैं कोशिका 2 प्रकार की होती है: प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी अविकसित, जिसका विकास ही नहीं होता है। यूकैरियोटिक यानी विकसित, इसका विकास होता है। यूकैरियोटिक में पादप और जंतु में आता है। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, 70 पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक, ये पूरी तरह विकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें 18 राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनका वेकुलस रसधानी बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होते हैं। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है, ये बताना है। गुणसूत्र क्रोमोसोम। मानव यह 23 जोड़ा या 46 पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेन ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इनके नीचे भाग को टेलोमर कहते हैं। इनके बीच में धागे के समान संरचना पाए जाते हैं, जिसे अरण कहते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन ही आनुवंशिकता के आधार है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ जीवों को क्रोमोसोम।
किसका कितना गुणसूत्र होता है। जैसे जीवाणु का 1 होता है, मच्छर का 6 होता है, घरेलू मक्खी का 12 होता है, मटर का 14, प्याज का 16 होता है। छोटा नींबू, यहाँ नींबू है, छोटा नींबू का 18, बड़ा नींबू का 36 होगा। मक्का का 20 होगा, टमाटर का 24 होगा, मेढक का 26 होगा, मेढक का 26, बिल्ली का 38, चूहा का 40, खरगोश का 44, मानव का 46, आलू का 48, चिंपांजी का 48, तंबाकू का 48, घोड़ा का 64, कुत्ता का 78, कबूतर का 80, टेरिडोफाइट्स का 1600। यानी इसका केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इनके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। यह डीएनए है। डीएनए का पहला अवलोकन कार्ल श्वाब ने किया था। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा था। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी खोज मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जिस कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये देखिए ट्रिपल है। आनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस यानी थाइमिन होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून तथा कोशिका स्रोतों के द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जाती है। अब है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड की होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होती है, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह 3 प्रकार का होता है: एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए क्या होता है? एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा इन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक एमआरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए क्या होता है? यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाता है। राइबोसोम आरएनए यानी आरएनए यह प्रोटीन निर्माण करता है। 20 एमिनो एसिड यानी 10 + 10 20 एमिनो एसिड बराबर बनता है, एक प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसला कहलाती है। डीएनए से डीएनए बना लेना रिस्क्रिप्शन कहलाता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या होता है? एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर लेना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उन्हें मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाले नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। देखिए कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है: असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस। असूत्री विभाजन किस में होता है? असूत्री विभाजन जो है ये इसमें कोशिका को 2 भागों में टूटती है। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है।
इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। उसके आगे चलकर वो बीच में धंस जाता है और दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं समसूत्री विभाजन। मायोसिस, यह विभाजन कायिक कोश का सोमेटिक सेल 99% होता है। हम लोगों में जैसे कट जाए, घाव हो जाए, ये सबको कौन भरेगा? समसूत्री विभाजन के द्वारा भरेगा, है ना। जनन कोशिका ओवम और स्पर्म 1% को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, तो इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती है। इंटरफेज, यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। प्रोफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। अब तीसरा है मेटाफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। चौथा एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। पांचवा है टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन ही करता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। छिपकली का देखते हैं, जब पूंछ उसका कट जाता है तो बहुत तेजी से चिपक भी जाता है। इसमें ही समसूत्री विभाजन होता है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं स्पर्म और ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, यानी 46 से 23 उसके माता का होगा और 23 उसके पिता का होगा। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। कलर ब्राइटनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। सिंड्रोम, अब देखते हैं लक्षण। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। जैसा पहला है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। टर्नर सिंड्रोम में जो स्त्रियों की क्रोमोसोम की संख्या जो है 45 हो जाता है, वह उसमें बांझपन होता है। दूसरा है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। तीसरा है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है। जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलायड कहते हैं। चौथा है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाते हैं। यह मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होठ कटा होता है। नोट, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। चलिए दोस्तों, ख़त्म हो गया पूरा सेल टॉपिक। पूरा सेल टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। ये नोट्स में खान सर का नोट्स था, तो आगे और भी लाएंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।